विधानसभा के अंदर सरकार की जो भय, भ्रष्टाचार और जन विरोधी फैसले खिलाफ जो जनता के किए हैं, उनके खिलाफ हम सरकार को पूरा घेरेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की अपन बात करें कि भ्रष्टाचार की सीमा इन्होंने लांघ दी कि वो सिर्फ काम उन्होंने किए होते तो सरकार ने उनको पिछली बार जो चुनाव है उसके अंदर मात्र 21 पर आकर नहीं समेट जाते हैं। तो इसलिए उनके सिर्फ बातें करते हैं, बाकी काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुआ है और काम होगा। और जो इस बार का बजट आएगा वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय होगा और उस बजट के अंदर किसान हितैषी होगा, मजदूर हितैषी होगा, युवा वर्ग के काम का होगा, हर वर्ग को लेते हुए और सर्वस्पर्शी जो बजट होगा वो एक ऐतिहासिक बजट होगा। तो ऐतिहासिक बजट के उम्मीदें लगा रहे हैं लोग, लेकिन अभी बातचीत चल रही थी कि किस प्रकार से वोट के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अवधेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या लगता है गुर्जर आरक्षण, एसबीसी आरक्षण, ये तमाम आरक्षण, ये नियुक्तियाँ, ये नए रोजगार, ये सब कुछ कब तक जो है इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे? बजट सत्र से पहले इसमें कुछ बातचीत, रणनीति होनी चाहिए, या फिर ये भी आए दिन जो ढाक के तीन पात वाली कहानी होती है वही हो जाएगा? तेज जी, पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें दो बड़ी गिरावटें आई हैं जो देखने को मिलती हैं। एक तो आप सत्ता पक्ष से जैसे ही कोई सवाल पूछते हो वो तुरंत गिनाते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया था। तो आप पिछली सरकार की कमियां गिना के अपनी कमियों को समाप्त नहीं कर सकते हो। आपको वो सवाल सुनना पड़ेगा और आपकी ये जवाबदेही है कि आप उस सवाल का जवाब दें। दूसरी जो बड़ी गिरावट आई है वो आई है कि जब कोई भी दल विपक्ष में होता है तो वो ऐसे मुद्दों को जो संवेदनशील हैं, जो लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, चुनावी सभाओं में उनका जिक्र करते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हमारी सरकार यदि बनी तो हम इनका समाधान कर देंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो बहुत सारे जो मजबूरियां हैं आपकी, वो मजबूरियां जब आप घोषणा पत्र बना रहे होते हैं, जब आप चुनावी सभाओं में भाषण दे रहे होते हैं, तब आपको याद नहीं आती है एक भी। फिर आंदोलन होते हैं, जैसे आप देखिए विद्यार्थी मित्रों का देखिए, होमगार्ड्स का देखिए, गुर्जर आरक्षण का जो मामला है उसको देखिए। आप जब आप विपक्ष में होते हो तब आप बड़े बड़े वादे कर देते हो, लेकिन जब आप सरकार में आते हो तो आपको काम करना पड़ता है पूरा। अब काम जो होता है वो नियमों के अनुसार होता है। तो ये दो बड़ी जो गिरावट हैं, एक तो पिछली सरकार की कमियों को गिनाकर अपनी कमियों को छुपाना, और दूसरा बिना मुद्दे की गहराई में जाए हुए चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर देना और सत्ता में आने के बाद उनसे पीछे हट चीजों के इर्द गिर्द घूमना। और इसी बीच में दर्शक सब कुछ समझ रहे हैं तो जुड़ भी गए हैं। सीकर से दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या सवाल है और किन से सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार। ये बीजेपी वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं विकास का। मेरे सामने आज सीकर का समाचार पत्र है, उसमें कल जिला परिषद में मीटिंग हुई थी। सांसद सुमेरान जी सरस्वती जो बीजेपी के, उन्होंने मीटिंग ली थी। हेडलाइन है विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए भाजपा के प्रधान पालिका अध्यक्ष ही नहीं आए। ये एक समिति है केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए, जिला विकास समन्वयक निगरानी समिति। 29 ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की जिन पर समीक्षा होनी थी 3 महीने बाद। इससे पहले स्वच्छ राजस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता की मीटिंग हुई थी परसों, उसमें भी एक भी पालिका अध्यक्ष नहीं आया था। 4 इनके पास एमएलए, सीकर जिले में 4 प्रधान है, 2 पालिका अध्यक्ष है। जब ये फील्ड में जब निचले लेवल के ऊपर मीटिंग होती उसमें नहीं आते तो विकास की क्या बात करेंगे? और बिल्कुल, विकास की बात कैसे करेंगे, यही तो सवाल है। और फूलचंद जी, जवाब कहाँ है इसका? जवाब फील्ड में है, जाकर देखिए गांव फील्ड में फिर मतदान के वक्त ही पता पड़ता है। आप ये देखिए कि 4,500 हजार पंचायतों में 1-1 किलोमीटर सीसी रोड बन गया, अच्छी क्वालिटी का रोड बन गया, गांव बिल्कुल शानदार हो गए, गौरवपथ बने हैं। ये विकास नहीं है क्या? उनको दिख नहीं रहा क्या दिनेश जी? अच्छा, वो सुनवाई में इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। नहीं पहुंच रहे, आना चाहिए उनको। मैं इनको वो नहीं डिनाई नहीं करता, आना चाहिए, लेकिन कोई परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन ये कहना कि विकास नहीं हो रहा इसलिए नहीं आए, इसको मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि विकास हो रहा है। मैं कह रहा हूं, खुद मेरी विधानसभा में 261 मैंने शिलान्यास उद्घाटन कर दिया, जिसमें 221 तो लोकार्पण है। तो काम हुआ ना, के अपने लिए कर रहे हो सारा अपने लोगों के बीच में, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है ये तो जरा बताइए। बाकी जो 200 विधानसभा क्षेत्र है उनमें क्या हाल है? उनमें जो प्रोमिसेस किए थे उनको कितना फुलफिल किया? ये सवाल है लोगों का। ये उठाना चाहिए विधानसभा में, सबको अपने अपने क्षेत्र का बात उठानी चाहिए। नहीं, बात तो सब उठाएंगे, लेकिन उसके लिए जवाबदेह तो हैं आप। जवाबदेही सरकार की है ना, तो सरकार की जवाबदेही तो क्या एक्शन लेगी, क्या उम्मीद लगती है आपको? मंशा क्या है?
मंशा स्पष्ट है, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम करेंगे, जितने पहले भी भी किया है। आप एक ही उदाहरण दूं मैं आपको, 8,500 स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी, केवल और केवल बाद एक आदेश से 5,000 स्कूल खुले। और पिछले 1989 में आया था पहली बार जब राजीव गांधी जी थे, तब सीनियर सेकेंडरी का 10+2 आया था। स्कूल्स का आपने जिक्र कर दिया तो आपको याद दिलाना चाह रहा हूं मैं। स्कूल्स का आपने जिक्र किया, शिक्षा का जिक्र किया तो याद दिलाना चाह रहा हूं फूलचंद जी, याद दिलाना चाह रहा हूं, हाल ही में भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में और एक जगह और है, यहां पर शिक्षा के लिए जो है पास करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं और फिर जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है शिक्षा मंत्री जी से तो वो साफ कह देते हैं कि हमें प्रसंज्ञान ही नहीं है। प्रसंज्ञान देने के बावजूद भी ये हालात हैं, क्या उम्मीद क्या लगा? ये ऐसा है, एक दिन में नहीं हुआ। इस देश में मैन मेकिंग होनी चाहिए जो नहीं वही की। बात हो गई, इन्होंने किया तो हम भी दी गई, करेंगे। राष्ट्रपति की शिक्षा इन्होंने दी गई। किया तो हम इसके भी लिए करेंगे। कांग्रेस जिम्मेदार, हम जिम्मेदार हैं क्या? कांग्रेस ने ऐसे आदमी पैदा किए, इस कारण से कांग्रेस जिम्मेदार थी, इसीलिए आपको लाया गया। जनता के द्वारा कांग्रेस जिम्मेदार थी, आपको जगह दी गई। नहीं हुआ ना, देश का निर्माण नहीं हुआ, आदमी पर ध्यान ही नहीं दिया गया। आज इस प्रदेश नारे में दे देश करके की क्या है जीता कि गया, यहाँ पर शासन प्रश्न चलाया आप गया। जिससे पूछेंगे ना वो सीधा उत्तर नहीं देगा, वो सीधा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी। इन्होंने कहा हमने 5,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, ये भूल गए कि 25,000 स्कूल तो आपने बंद कर दिए, स्कूल ही नहीं बंद किए। अब आपको मैंने सुना ना, आपने बोला, धीरे से सुनिए फिर उसका उत्तर दीजिएगा। 40% स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे हैं आज, मर्ज करने के बावजूद। रोजगार सृजन की बात करने वालों ने समायोजन किया, स्टाफिंग पैटर्न लागू करके 1 लाख शिक्षक अधिशेष कर दिए। और उसको अधिशेष करने के पीछे क्या मुद्दा था कि हमको नई भर्तियां नहीं करनी। आज पूरा हर विभाग जो है वो इनका एक एक विभाग ले लीजिए, माइनिंग से लेकर एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार का खुलासा हो। अब इसको अगर ये उपलब्धि मानते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और सही कह रहे थे अभी अवधेश जी कि आप अतीत के किसी उदाहरण को प्रस्तुत करके अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करेंगे तो ये लोकतंत्र जनता माफ नहीं करेगी। आपने जिस मनरेगा की बात कही ना कि हमने तो बजट बढ़ा दिया, यही प्रधानमंत्री, यही पार्लियामेंट था जब मनरेगा को गड्ढे कहा करते थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस स्वर्णिम योजना को, जिसको आपके ये आडवाणी जी जाकर के संयुक्त राष्ट्र के पटल पर कहकर आए कि सबसे बड़ी रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण की योजना है, उसको तो आपने गड्ढा कहा, फिर आपने बजट बढ़ाने का दावा किया, खोखला। सच्चाई तो ये थी कि चूंकि आपका उस पर ब्याज बढ़ गया था 8-9 हज़ार का, तो आपने उस ब्याज को कंक्लूड करके उसमें और जनता को फिर भ्रमित करने का प्रयास है। किसानों की हर सब्सिडी को समाप्त कर दिया। और अभी आपने देखा कि नोटबंदी के बाद एक बड़ी घोषणा की प्रधानमंत्री ने बहुत दावे के साथ कि साहब हमने तो खरीफ का जो ऋण था उसकी ब्याज दरें समाप्त कर दी। ये तो पहले से ही होती आई है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के उसका वहन करते हैं जब कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। खरीफ के लिए प्रधानमंत्री जो ऋण योजना शुरू किया, बीमा योजना शुरू की, उसका गवाह राजस्थान है कि इन्होंने उस सर्कुलर को राजस्थान बहुत से मुद्दों का गवाह है। एक रिफाइनरी का मुद्दा था जिसका जिक्र किया था घनश्याम तिवारी ने। बिल्कुल, रिफाइनरी का मुद्दा था, मेट्रो के सेकंड फेज की बात थी, पूर्ववर्ती शासन की फ्री मेडिसिन की बात थी, जिसका लेंगे और प्रॉफिट वो खाएंगे। ऐसी इस प्रॉफिट पर और नुकसान पर बातचीत करेंगे। इसी बीच में हम सीधा रुख करते हैं, प्रेस वार्ता हो रही है और क्या कुछ रणनीति प्रेस को संबोधित कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। राजस्थान का वो युवा जो पढ़ा लिखा, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। स्कूलें ये बंद कर रहे हैं, रोज़गार कहीं दे नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी नरेगा जो है, केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, उसमें नरेगा का बजट बढ़ा रही है। राजस्थान की स्थिति यह है कि 25% से ऊपर जो ऐसी पंचायतें पड़ी है जिनमें 3 साल तक जो है उसमें नरेगा के काम चालू नहीं हुए। ये स्थिति सरकार की है। तो इन सारे ज्वलनशील मुद्दों को लेकर हमने एक विस्तृत चर्चा करी विधायक दल की मीटिंग में और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। कोऑर्डिनेशन की कमी एक बड़ा मुद्दा रही है कांग्रेस के विधायक दल के भीतर, तो हाउस में ये जो लेट लतीफ़ी डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करेंगे और जो बिखराव है उसको कैसे रोकेंगे? नहीं, बिखराव कांग्रेस के अंदर है ही नहीं, ना था, ना आगे कभी होगा। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता जो अनुशासन में रह के और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारे में एकता और संगठन से पूरे मजबूती के साथ में आज प्रदेश की जनता जो है हमारी तरफ देख रही है और हम जनता की आवाज़ बनकर और जनता की आशाओं पे बिल्कुल खरा उतरकर सरकार को हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरकर सरकार से जवाब मांगेंगे। कोटा और एसबीसी आरक्षण, ये 2 बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा हाउस के अंदर? नहीं, उसमें सरकार से हम जवाब मांगेंगे। जिस तरीके से सरकार ने इन मुद्दों को जो है आरक्षण के मुद्दों को उलझा रखा है, तो हम मांगेंगे सरकार इस पर क्लियर करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इसको लेकर और
भ्रांतियां पैदा कर दी, उन भ्रांतियों को दूर कर और इसका जवाब जो सदन के अंदर दें कि हमारी आगे क्या पॉलिसी है, हम क्या आगे करेंगे। कोटा में जिस तरह से पुलिस उसको एकजुट करके कोई चर्चा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जिस प्रकार से रणनीति बनाई गई उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे कि क्या कुछ रणनीति वो बना रहे हैं, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जो मुद्दे हैं उन पर नजर किसकी है। फूलचंद जी, बातचीत चल रही थी रिफाइनरी की, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। घनश्याम तिवारी जी ने सवाल उठाया है, घनश्याम जी ने क्या तवज्जो देनी चाहिए सुना नहीं सवाल को, लेकिन जो अगर उन्हें नहीं तो सवाल को तवज्जो तो देनी चाहिए। क्या लगता है हुआ था जिस कंपनी के साथ में, उसमें कर्जा सरकार लेगी, बिना ब्याज देगी, उसके बाद केवल 26% प्रॉफिट मिलेगा। ये दुनिया में कौन सा आश्चर्य है जिस प्रकार का सौदा आज तक एमओ हुआ क्या कि पैसा हम देंगे कमाएंगे, वो उसको रद्द करना ही था, जनता को लुटाने का काम था क्या जनता के। तेज जी मैं तो अर्चना जी, घाटे के सौदे बहुत किए आपने, क्योंकि देखिए सूबे की मुख्यमंत्री भी ये कह रही हैं कि कांग्रेस के वक्त में ही जो बिजली की दरें बढ़ी और वहां से शुरुआत की गई, रिफाइनरी एक और गड्ढा, मनरेगा गड्ढा, इतने गड्ढे खोदने की जरूरत क्या पड़ गई थी आपको? 2010 में एक्ट लाए किसान को लूटने का, वीसीआर का लूटने का, और आप वीसीआर को आतंक फैलाने हम एक्ट लाए, अभी लेकिन 2 आपने महीने किया वीसीआर का आतंक फैलाया, इन्होंने लागू किया उसको, चीजें चोरी को बढ़ने दिया हर चुनाव के मद्देनजर। तो आप सुनिए ना, आपके हर नेता आपके यही विवादित बयान दे रहा है, लेकिन आप सुनने का प्रयास कीजिए। आप रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय धरोहर होती है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, किसी स्टेट का संसाधन नहीं है ये। इस और जिसके साथ एमओयू हुआ वो हमारा राष्ट्रीय उपक्रम है, उसके साथ यदि हम शेयर करते हैं और यहाँ पर बहबूदी बढ़ती है, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, हमारी रिफाइनरी की रॉयल्टी बढ़ती है, हमको उस तेल से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है, तो इसमें आप कैसा विभेद चाहते हैं? आप केंद्र सरकार से तो सारा पैसा लेकर के आते हैं, वो उस नेचुरल रिसोर्स पर केंद्र सरकार का ही आधिपत्य होता है। हमने जो योजना लेकर के आए, यदि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो आज ये सारी विडंबनाएं नहीं होती। आज हमारे बजट में रॉयल्टी से मिलने वाला जो रेवेन्यू था उसको, उसमें हम घाटे में जा रहे हैं। दूसरी बात ये सुनिए कि आप ये ऊर्जा के क्षेत्र में हर कोई, इनके मंत्री से लेकर के इनके जनप्रतिनिधि और इनके जो संगठन के लोग हैं, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने जो हमने 15-17 हज़ार का कर्जा छोड़ा था उसको 75,000 पर ले आए। आपके उस कर्जे का ब्याज देते देते वेलफेयर स्टेट का जो दायित्व होता है उसको हमने निभाया, किसानों के प्रति सद्भावना रखी, उनकी दरों को नहीं बढ़ाया। और जिस प्रकार से आपने दरें बढ़ाने के बाद, छीजत को बढ़ाने के बाद, और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री गृह जिले में 45% छीजत होना, ये सबसे बड़ा एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके मंत्री कहते हैं साहब हम तो सरप्लस बिजली उत्पादित करें, फिर बाहर से क्यों खरीद रहे हो, क्यों प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हो, क्यों चलती हुई इकाइयों को बंद करना चाहते हो? ये सारे बिल्कुल आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं वही बात है कि किस तरह से हमने क्या किया और बीजेपी की तरफ से क्या है। सीधा रुख करते हैं इस समय विधायक दल की बैठक के बाद में पीसीसी चीफ चलेगा तो सरकार की जवाबदेही तय होगी। दूसरा, कोटा में जो प्रकरण सामने आया, मुझे बड़ा खेद है कि अभी तक ना तो मुख्यमंत्री और ना गृह मंत्री ने एक शब्द का स्पष्टीकरण अब तक आया है। बीजेपी के विधायक, उनके घर के परिजन झगड़ा करते हैं, पुलिस के साथ लाठीचार्ज होता है, मामला तूल पकड़ता है, फिर पेट्रोल पंप पे आग लगती है। इतना संगीन अपराध हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर सत्ता में बैठे लोग, पदों पर नियुक्त जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, अगर वो इस प्रकार कानून को तोड़ेंगे और पुलिस मुखर होकर उन लोगों का विरोध कर रही है, जैसा आपने कहा खाना बंद कर दिया मेसों में जाके अनेक जिलों में, ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष वाले लोग और सरकार चलाने वाले व्यक्ति दोनों बिल्कुल निष्क्रिय हैं। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए समय सीमा के अंदर, और समय सीमा स्थापित कर इंक्वायरी हो, जो दोषी हो उसको दंडित किया जाए, क्योंकि प्रदेश में ऐसा संदेश गया है कि अगर आप भाजपा या सत्ताधारी पार्टी से संबंधित हो तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये भी गर्म है जो कोटा में चला है और उसके बाद में किस प्रकार की कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे तो जिक्र करेंगे और कौन सी बातें हैं जिन पर कल सब कुछ सामने आ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र मावली की समस्याओं को हमारे विधायक जी सदन में उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा का, जो हमारे विधायक महोदय की जो शिक्षा का स्तर है, अशिक्षित होने की वजह से वो सदन में बोल भी नहीं पा रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो वास्तविक तौर पे वो समस्या, जो क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में उठा नहीं पाए, क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाए। जनता द्वारा जिन लोगों को चुन के विधानसभा और लोकसभा में भेजा जाता है और इसमें देश का काफ़ी पैसा लगा होता है, इन लोगों को चुन के वहाँ तक जो भेजा जाता है उसमें गरीब लोगों की गाड़ी कमी का पैसा लग के इनको चुन के वहाँ के भेजा जाता है। और ये लोग, जबकि इनको की चाहिए कि देश के हित में वहाँ बैठकर और नीतियाँ बनाएं, काम करें, उसकी जगह ये आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ झगड़ते हैं।